The fundamental unit of life. हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम बात करेंगे 9th की बायो का सबसे पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर बेसिकली हम सेल के बारे में समझेंगे, सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे, सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी, जिसमें हम रॉबर्ट हुक और एंटोनी ल्यूवेनहॉक के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। सेल से रिलेटेड क्या क्या डिस्कवरीज हुई, जैसे न्यूक्लियस हो गया है ना, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक, उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और सेल ऑर्गेनेलीज को डिटेल से देखेंगे, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, राइबोसोम होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, ठीक है ना, प्लास्टिड्स होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट होता है आपका, ठीक है ना, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक, उसके बाद हम सेल डिवीजन की बात करेंगे और सेल डिवीजन के अंदर हम मियोसिस और माइटोसिस को थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वन शॉट में हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए, बिना टाइम गवाए, हर वक्त की तरह, हर समय की तरह, हर टाइम की तरह हम मूव करते हैं अपनी पहली और इंटरेस्टिंग स्लाइड की तरफ। लेट्स यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल क्या है, व्हाट इज सेल। सेल हमारी लाइफ की या किसी भी प्लांट या एनिमल की लाइफ की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और फंक्शनल यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब फंडामेंटल, बेसिक यूनिट है ये। इस पर हमारी पूरी जो लाइफ है या ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी है वो उसकी फाउंडेशन है, ये उसके ऊपर पूरी बॉडी खड़ी है, ठीक है ना। तो जहाँ पर सेल नहीं है वहाँ पर हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि सेल से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। तो सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, स्ट्रक्चरल यूनिट है। हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो किससे हुआ है? सेल से हुआ है। और हमारी बॉडी में जो अलग अलग तरह की सेल्स हैं, अरबों खरबों सेल्स हैं, उन प्रत्येक सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो हर एक सेल अपना एक यूनिक फंक्शन क्या करती है? परफॉर्म करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट क्या है? हमारी बॉडी की सेल या लाइफ की सेल, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जो सेल है, जब सेल आपस में मिलती हैं तो सेल का जब ग्रुप बनता है तो उससे एक टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। अब जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं, टिश्यूज का जब ग्रुप आता है तो उससे एक ऑर्गन बनता है। जैसे आपका लीवर एक ऑर्गन है, आपका हार्ट एक ऑर्गन है, आपकी किडनी एक ऑर्गन है। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, ऑर्गन्स का जो एग्रीगेशन है, उनका जो ग्रुप है, उसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करूंगा सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से बना है? आपके हार्ट से बना हुआ है, आपके ब्लड से बना हुआ है, आपके ब्लड वेसल से बना हुआ है ना। ऐसे ही जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका बना हुआ है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका विंड पाइप आ गया, आपका लंग्स आ गई, है ना, आपकी नोज आ गई। ये सारा क्या बनाती है? आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऐसे ही सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो इनका पूरा जो ग्रुप है वो पूरा ऑर्गेनिज्म कहलाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है, इसीलिए इसको ऑर्गेनिज्म हम कह देते हैं, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं। तो सेल की जो डिस्कवरी की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सेल को हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक जो थे, जिन्होंने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1665 में। लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर करी थी वो सेल कैसी थी? वो सेल
डेड थी। क्या थी वो? डेड थी, है ना, मरी हुई सेल थी, मतलब नॉन लिविंग सेल थी वो। और एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल को क्या किया था? डिस्कवर किया था। तो ये एंटोनी ल्यूवेनहॉक है और ये रॉबर्ट हुक है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि हु डिस्कवर्ड सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया, तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, तो आप बोलोगे एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो सेल के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया, इसीलिए सेल के डिस्कवरर कौन हुए? रॉबर्ट हुक हुए। लेकिन इन्होंने जो सेल सबसे पहले डिस्कवर करी थी वो डेड सेल थी। ऑक एक प्लांट होता है, तो उस प्लांट की जो छाल है, जो बार्क है, उस बार्क का भी एक छोटा टुकड़ा लिया जिसको हम कॉर्क कहते हैं। उसको जब इन्होंने अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में देखा तो वो उसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, छोटे 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 रूम्स उसमें दिखाई दिए। तो इन छोटे छोटे रूम्स को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया, कोशिका का नाम दिया, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा इसका शेप था, ठीक है ना। तो उसमें जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, रूम्स होते हैं, इनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल का नाम दे दिया भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। सेल से रिलेटेड क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने ये देखा कि भाई सेल की डिस्कवरी तो हो गई, अब उनके अंदर और क्यूरियोसिटी जागी होगी, तो वो बहुत क्यूरियस थे सेल के बारे में और जानने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है सबसे पहले किसने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और सेल में ही एक पार्ट और होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसको 1839 में पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, ठीक है ना। इस टर्म को किसने कॉइन किया था? पुरकिंजे ने किया था। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट होता है ना, सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एक वर्ड में प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ये सब लिविंग कंटेंट है। तो ये सब लिविंग कंटेंट को मिला करके एक वर्ड में हम क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अलग होता है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में भरा हुआ होता है, फ्लूइड होता है वो। लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये सेल का लिविंग कंटेंट होता है, ठीक है ना, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी बेसिकली इसमें ना 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं जब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं। तो पहले है मैथियस स्लीडन। मैथियस स्लीडन ये एक क्या थे? बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करता है उसको हम बॉटनिस्ट कहते हैं। थियोडर स्वान, थियोडर स्वान जो एक जूलॉजिस्ट थे, यानी कि जो एनिमल की स्टडी करते हैं। और रुडोल्फ विर्चो, ठीक है ना, इनकी बात हम लास्ट में करेंगे। तो मेन है आपकी मैथियस स्लीडन और थियोडर स्वान। इन दोनों ने मिलकर के बोला कि जो एक प्लांट की बॉडी होती है या जो एक एनिमल की बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? सेल की बनी हुई होती है। जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के बने हुए होते हैं। भाई सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से आपका ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, एंड देन आपका ऑर्गेनिज्म बना। तो ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो इट वॉज सेड बाय मैथियस स्लीडन। मैथियस स्लीडन ने कहा, क्योंकि वो बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब सेल के बने हुए होते हैं। और थियोडर स्वान जो थे इन्होंने बोला, क्योंकि एक जूलॉजिस्ट थे, मतलब एनिमल की स्टडी ये करते थे, तो इन्होंने कहा जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सब किसके बने हुए होते हैं? सेल के बने हुए होते हैं। वो एक सेल के भी बने हुए हो सकते हैं और एक से ज़्यादा सेल के भी बने हुए हो सकते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है ना। अब रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, इन दोनों की सेल थ्योरी में कोई इन्होंने गलती नहीं निकाली। इन्होंने कहा, मैथियस स्लीडन ने भी सही कहा और थियोडर स्वान ने भी सही कहा, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन इन्होंने इनकी सेल थ्योरी को एक्सटेंड करते हुए ये बोला, मतलब सेल थ्योरी को एक्सटेंड किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने किया। इन्होंने कहा जितनी भी सेल्स होती है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रही जो सेल है
पुरानी जो सेल है, प्रिमिटिव जो सेल्स है, उसी से नई सेल्स बनती है। हमारी बॉडी में देखो नई सेल्स बनती रहती है, तो पुरानी सेल से ही तो बनती है। जब पुरानी सेल डिवाइड करती है तभी तो नई सेल बनती है। तो इन्होंने भी बिल्कुल सही बोला। जैसे भाई ये एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इसने डिवाइड किया तो ये 2 सेल में टूट गई, मतलब इसने 2 प्रोजेनी बना दी, 2 सेल्स बना दी, तो ये दोनों नई सेल हो गई। लेकिन ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गई, ठीक है ना, इन दोनों के लिए। तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये बनी और ये बनी। अब इनसे भी आगे जाकर के सेल बनेंगी, तो ये नई सेल होंगी और ये प्री एग्जिस्टिंग सेल हो जाएगी। तो जो नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ये किसने बोला था, रुडोल्फ विर्चो ने। तो ये थी आपकी सेल थ्योरी। अब ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। दिस इज, ये आपका नंबर है, ठीक है, क्या है ये आपका नंबर है, ठीक, मेंबर नहीं। तो ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल का साइज होता है, जो नंबर होता है, वो वेरी करता है, अलग अलग होता है वो, ठीक है ना। किसी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी हो सकता है ना जो एक सेल से बना हुआ हो, और कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी हो सकता है जो बहुत सारी सेल से बना हुआ है। तो जो केवल, अभी हम पहले सेल नंबर की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से बनते हैं, यूनी मतलब होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं उनको, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनकी बॉडी एक सेल से बनती है। एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली 1 सेल। एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया। ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, जिनकी मल्टी मतलब मैनी होता है, ठीक है ना। तो जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनती है उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी प्लांट्स आपको अपने आसपास दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, या आप खुद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इंसान भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसकी बॉडी 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरबों सेल से मिलकर के बनी हुई है। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब देखो हम शेप की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे भाई, शेप की। अभी हमने नंबर के बेसिस पर डिवाइड किया, अब शेप के बेसिस पर हम देखेंगे। जैसे ये ह्यूमन के अंदर अलग अलग शेप की आपको सेल्स दिख रही हैं। जैसे ये वाला आपको ब्लड सेल्स दिख रहा है, स्मूथ मसल सेल्स दिख रही है, ये फैट की सेल्स हो गई, ये ओवम जो कि फीमेल में होता है ना, रिप्रोडक्टिव सेल होती है, सेक्स सेल, है ना। और स्पर्म जो कि मेल में होता है, एलोंगेटेड है ना, ये लंबा है, हेड है, टेल है इसमें, किसमें, स्पर्म में। और ये आपकी ब्रांच्ड निकली हुई है आपकी, ये ब्रांच्ड है, मतलब इसकी ब्रांचेज निकली हुई है। ये न्यूरॉन सेल है, नर्वस सिस्टम जिसका बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग शेप की आपको दिख रही है, जैसे स्पैंडल शेप की दिख रही होगी आपकी स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है ना। तो ये अलग अलग शेप की हो सकती है आपकी सेल्स, एक ही शेप की नहीं होती है, अलग अलग शेप की होती हैं। और सबका शेप भी यूनिक होता है, साइज भी सबका यूनिक होता है, काम भी सबका यूनिक होता है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात, सब अलग अलग काम करेंगे, इसीलिए सबका शेप भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब हमने सेल नंबर की बात कर ली, सेल शेप की बात कर ली, अब सेल साइज की बात करेंगे। अब सेल साइज में भी भाई ऐसा है कि जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है इस दुनिया की, वो है आपकी माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO भी कहते हैं, ठीक है। और लार्जेस्ट लिविंग सेल जो है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक। और लार्जेस्ट लिविंग सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच का जो एग है, अंडा है, वो सबसे बड़ी सेल होती है वर्ल्ड की, ठीक है ना। तो ये सेल साइज की बात हो गई। अब कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मतलब सेल के कंपोजिशन की बात हम करेंगे कि सेल किस किस पार्ट की बनी हुई होती है। भाई सेल तो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की, मतलब इसके कंपोनेंट्स की, क्या क्या कंपोनेंट्स से बनी हुई है ये सेल। तो सेल में सबसे पहले क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल की, ठीक है ना। मैंने एनिमल सेल बोला, प्लांट सेल नहीं बोला, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर इस तरीके से एक
और मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, जो कि डेड होती है, नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है, कठोर होती है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फिर सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसको कि सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं या सेल का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरी सेल क्या होती है, कंट्रोल होती है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है आपका साइटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड कंटेंट होता है ना, फ्लूइड कंटेंट होता है इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, या बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस भी आप बोल सकते हैं। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाले पार्ट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है आपका फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है ना, और इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली होती है, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, प्लास्टिड्स, बहुत सारी चीज़ें, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपेरेटस हो गया। ठीक है, ये सब इसके अंदर होता है। तो इन सब चीज़ों को तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। तो जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं ये किस में प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। कौन, आपकी सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, अब जैसे डीएनए की मैंने बात करी तो ये किस में होता है भाई, न्यूक्लियस में होता है। किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक, चलो तो ये कंपोनेंट्स की बात करी हमने। अब देखो इसका एक स्ट्रक्चर मैंने देखा है, यहाँ पर एक बेसिक से स्ट्रक्चर है ये सेल का। ठीक है ना, सेल में देखो यहाँ पे ये राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन होता है। ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे आप पढ़ोगे एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में होता है क्लोरोप्लास्ट, एनिमल में नहीं होता है। ये आपकी क्या है, आपकी गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी। और ये आपकी मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल की। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल की। अब प्लांट सेल्स क्या होती हैं भाई, प्लांट सेल जो प्लांट में होती है, एनिमल सेल जो एनिमल में होती है। सिंपल सर, इतना ही है क्या, नहीं। देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल का सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो तो ये है कि प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। और एनिमल सेल जो है, ये इधर आपकी एनिमल सेल है, इधर प्लांट सेल है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सॉरी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसकी। ठीक है ना, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका इसका लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियर एनवेलोप हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, इसी तरीके से राइबोसोम हो गया आपका, राइबोसोम हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपकी ये ऐसे ही आपकी प्लांट है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है ना, तो इनके डिफरेंस को हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं क्या है। देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो दोनों में होती हैं, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। तो ये बीच में जो मैंने लिखे हैं ये क्या है, दोनों में होती है, बोथ। ठीक है ना, डीएनए दोनों के न्यूक्लियस में होगा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगी, राइबोसोम दोनों में होगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ये सिमिलरिटीज हैं दोनों की, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होते हैं, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल होते हैं। ये क्या है, आगे हम देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एनिमल सेल डज नॉट हैव एनी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, प्लांट सेल में फ्लेजेला होता है, ओनली गैमीट्स सेल में, प्लांट की जो गैमीट सेल है उनमें फ्लेजेला होता है, और एनिमल सेल में भी फ्लेजेला होता है। ठीक है ना, और लाइसोसोम भी होता है। ठीक है, तो ये है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, आप कर सकते हैं इसको। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है,
अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। सबसे पहले सेल वॉल मैंने क्या कहा, प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। और मैं ये भी आपको बता चुका हूं कि सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होती। इट डज नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज रिजिड, कठोर होती है ये, है ना, कठोर होती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, डेड होती है। ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो होती है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है। किसमें, प्लांट में, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर साइटोप्लाज्म होता है और अंदर फिर न्यूक्लियस होता है। ठीक है। ये सेल को क्या करती है, एक शेप प्रोवाइड करेगी। भाई सेल वॉल बाहर है तो ये जिस शेप में होगी उसी शेप में सेल होगी ना। और प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब देखो प्लांट मैंने यहाँ पे लिखा, प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, बीच में मैंने लिखा हो प्रेजेंट होती है, किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन नाम के प्रोटीन की बनी हुई होती है। फंगाई में भी सेल वॉल होती है, किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। चिटिन नहीं पढ़ोगे इसको, CHITIN, काइटिन। एनिमल और वायरस जो सेल होती हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती है, नहीं होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर है। तो ये है आपकी सेल वॉल। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी, सेल की। सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। ठीक है। किस सेल की, एनिमल सेल की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। और प्लांट सेल में तो भाई सेल वॉल होती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जैसे सेल वॉल रिजिड होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इसके आर पार चीज़ों को जाना भी पड़ता है। अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीज़ें क्या होती है, एक्सचेंज होती है। ठीक है ना। सेल के अंदर भाई CO2 जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, बाहर CO2 आ रहा है, ग्लूकोज जा रहा है बाहर, अंदर ग्लूकोज जा रहा है, बाहर कुछ वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ना। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब कौन से लिपिड की बनी हुई होती है, फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है, यानी फास्फोरस और लिपिड की बनी हुई होती है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। मेड अप ऑफ लिपिड, ठीक है, एंड प्रोटीन। तो लिपिड में भी कौन सा लिपिड कहा मैंने, फास्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले डिस्कवर किया था सिंगर और निकल्सन ने, है ना, सिंगर और निकल्सन ने 1972 में। इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अपने अंदर एंट्री के लिए या एग्जिट के लिए। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी चीज को बाहर निकलना है तो वो किसके थ्रू निकलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही थ्रू निकलेगा। अगर सेल से किसी चीज़ को बाहर आना है तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन लेनी पड़ेगी, और बाहर से अंदर एंट्री लेनी है तब भी उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर और सेल के बाहर एग्जिट, अंदर एंट्री। तो एग्जिट और एंट्री देने का काम कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को, है ना। जो चीजें सेलेक्टिव है, जिन चीजों को सेल के बाहर जाना मैंडेटरी है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जाएगा, और जिनका सेल के अंदर एंट्री लेना मैंडेटरी है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होके जाएगी। तो इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या होती है भाई, ये एक सिंपलेस्ट मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। लिखा हुआ है ना, द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म बाय विच मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स, अभी वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ग्लूकोज के हो सकते हैं, CO2 के हो सकते हैं, ऑक्सीजन के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है ना। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट आर टू टाइप्स, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को आप किस में पढ़ोगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ोगे। नाउ यू हैव टू पे अटेंशन बच्चों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा पैसिव और एक्टिव क्या होता है भाई। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि जो आपका
पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जब किसी का मूवमेंट हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, क्या हो रहा है कि सब्सटेंस का मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। जैसे जिस साइड में पानी ज़्यादा है वो हायर कंसंट्रेशन हो गया, जिस साइड में पानी कम है वो लोअर कंसंट्रेशन हो गया। तो ज़्यादा पानी किसकी तरफ जाएगा, कम पानी की तरफ जाएगा ना, कम पानी ज़्यादा की तरफ थोड़ी जाएगा। तो इसको बोलेंगे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जब कोई चीज़ हायर टू लोअर आती है, ऊपर से नीचे आती है, आप ऐसा समझ लो, तो वहाँ पर एनर्जी नहीं लगती है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हो तो आपकी एनर्जी कहाँ लगती है, जब आप नीचे से ऊपर चढ़ते हो तब आपकी एनर्जी लगती है। इसीलिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, हायर टू लोअर की बात करें, हायर टू लोअर की बात करें, पैसिव ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए ये सेल है, ये सेल का अंदर वाला भाग है और ये बाहर वाला भाग है। तो बाहर देखिए इस तरीके से पानी इतना है, अंदर पानी बहुत कम है, इस तरीके से है, अंदर पानी बहुत कम है। तो यहाँ पर पानी किधर से किधर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरी तरफ आप चलिए लोअर टू हायर, लोअर टू हायर का मतलब हो गया, लोअर टू हायर का मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, लोअर टू हायर जाएगा ना पानी, लोअर टू हायर जाएगा पानी, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बहुत कम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ये है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। आइए यहाँ पर और अच्छे से समझिए थोड़ा इसको, क्या डिफरेंस है दोनों में, किस तरीके से आपको समझना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर से लोअर कंसंट्रेशन होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ठीक इसका उल्टा होता है, लोअर टू हायर। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। किसमें, एक्टिव में, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये एक स्लो मूवमेंट है, एक्टिव एक रैपिड मूवमेंट है, तेज चलता है। पैसिव में क्या होता है, केवल जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर के, वही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वाटर के स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पहला टर्म आता है आपका डिफ्यूजन, ठीक है ना। डिफ्यूजन हम यहाँ पर इसको बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी के अंदर मैं वर्ड यूज करूँगे वाटर मॉलिक्यूल, जब केमिस्ट्री में आप वर्ड यूज करोगे सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन की बात करेंगे, तो डिफ्यूजन क्या करेगा, ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज है। अब यहाँ पर सॉलिड भी हो सकता है वो सब्सटेंस, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जब मैं ऑस्मोसिस की बात करूंगा तो वो केवल वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट ही होगा वहां पर, लेकिन डिफ्यूजन में वाटर के साथ साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का मूवमेंट होगा। गैसेस, ऑक्सीजन CO2 का अंदर बाहर जाना, लिक्विड पानी का अंदर बाहर जाना, सॉलिड ग्लूकोज फूड का अंदर बाहर जाना, तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है, ठीक है ना। तो सब्सटेंसेज लाइक CO2, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, है ना। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर इनको जाना है तो किसकी प्रोसेस से जाएंगी, डिफ्यूजन की प्रोसेस से जाएंगी। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए डिफ्यूजन में क्या होता है बेसिकली, उसके बाद हम ऑस्मोसिस को देखेंगे, ठीक। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, ये मान लीजिए ये कोई सेल है और ये बाहर सेल मेम्ब्रेन लगी हुई है ना, ये अंदर इसका क्या न्यूक्लियस है, ठीक। अब डिफ्यूजन में मैंने क्या बोला, हायर टू, डिफ्यूजन में मैंने आपको क्या बोला, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की बात हो रही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मान लीजिए यहां पर ग्लूकोज कम है ना, कम है,
तो और यहाँ बाहर ज़्यादा है, यहाँ बाहर भर भर के पड़ा है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज कैसे जाएगा इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके? ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से अंदर जाएगा, क्योंकि अंदर कम है लोअर कंसंट्रेशन है, बाहर ज़्यादा है हायर कंसंट्रेशन है। इतना क्लियर है? तो ये है आपका डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में एक चीज़ और है, जैसे ऑस्मोसिस में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना जरूरी हो जाता है, लेकिन डिफ्यूजन में जरूरी नहीं है कि कोई सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करके सेल के अंदर या बाहर जा रहा हो। मान लीजिए ये सेल है और सेल के इस वाले पार्ट में ग्लूकोज ज़्यादा है, इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में बिल्कुल कम है ही नहीं, ये मान लो। तो सेल के इस वाले पार्ट से, सेल के अंदर इस वाले पार्ट से सेल के ही अंदर दूसरे वाले पार्ट तक फूड का डिफ्यूज होना भी डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही होता है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से एक तरह से इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है? अटेन कर रहा है ना। चारों तरफ फूड बराबर मात्रा में फैल जा रहा है, ठीक है ना। तो सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अगर सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से करेगा, ठीक है। अब बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में केवल वाटर मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही यहाँ पर क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स या जो सॉल्वेंट होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे पानी को हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाना है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही जाएगा। अगर बाहर से अंदर आना है तब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो अगर मूवमेंट और सॉल्वेंट इनटू द सेल हो रहा है, मूवमेंट अगर सेल की अंदर हो रहा है, मतलब बाहर से कोई चीज़, बाहर से पानी का मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहा है, तो उसको कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। तो जब सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? स्वेलअप हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, है ना, मतलब स्वेल फूल जाएगी सेल, उसके अंदर पानी भर जाएगा। और एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है? उल्टा होता है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। तो जब बाहर की तरफ जाएगा सेल के अंदर से पानी, तो सेल सिकुड़ जाएगी, मतलब श्रिंक कर जाएगी। तो इसको कहेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल इज नॉन एज एक्सोऑस्मोसिस एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज नॉन एज एंडोऑस्मोसिस। समझ आया? तो ये है ऑस्मोसिस, जिसमें केवल वाटर मॉलिक्यूल का ही क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर तीन तरह के सॉल्यूशन होता है। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? मोर सॉल्यूट होगा, लेस सॉल्वेंट होगा। अब भाई सर पहले ये बताइए सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए ये कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने पानी भरा और पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी, तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। चीनी को घोल दिया आपने। अब चीनी उसके अंदर क्या है? चीनी उसके अंदर सॉल्यूट है और पानी उसके अंदर क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट से मतलब हो गया पानी, वाटर, ठीक है। और उसके अंदर जो चीनी या नमक आपने घोला वो क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो जब ज़्यादा सॉल्यूट होगा किसी सॉल्यूशन में और कम सॉल्वेंट होगा तो उसको कहते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी क्या होता है? कम होता है। हाइपर का मतलब ही क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है कम, सॉरी ज़्यादा, मोर। तो मोर क्या? सॉल्यूट। और हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, लेस। तो लेस क्या? सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट कम होगा, जैसे आपने चीनी कम डाल दी, पानी ज़्यादा डाल दिया, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन गया। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बराबर होता है, सॉल्यूट भी उतना ही होता है, सॉल्वेंट भी उतना ही होता है। तो यू कैन से सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, बोथ सेम। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो आइसो मीन्स सेम। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया। और क्लियर करो इसको, और क्लियर करते हैं थोड़ा। मान लीजिए आपने अब हम इसको सेल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ना। क्यों पढ़ रहे हैं आप इसको? क्योंकि आप सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सेल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे ना इसको। तो सेल को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें वाटर कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो सेल क्या होगी? श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर पानी भर जाएगा, श्रिंक कर जाएगी सेल। सॉरी, सेल क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगा, अंदर से सेल के बाहर पानी आ जाएगा,
ठीक है। तो उसमें उस केस में सेल श्रिंक कर जाएगी अगर आप उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे। अगर आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी क्या होता है, ज़्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है, तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ भागेगा, हायर टू लोअर भागेगा। तो सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखने पर उस सॉल्यूशन का पानी सेल के अंदर चला जाता है, तो सेल क्या हो जाती है, स्वेल अप कर जाती है, फूल जाती है, ठीक है ना। तो ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रखोगे तो सेल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना कंटेंट सेल के अंदर भरा पड़ा है उतना ही पानी सेल के बाहर भी है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप समझ गए तो आप तीनों सॉल्यूशन समझ जाओगे। देखो, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कब होती है, देखो एरो मैंने ऊपर लगा रखा है, इसका मतलब है मोर, ज़्यादा, नीचे वाला मतलब हो गया लेस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट अगर ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे आप ज़्यादा पानी डाल दो और पानी में अगर आप ज़्यादा चीनी डाल दोगे, पानी की मात्रा कम रखोगे, तो वो सॉल्यूशन क्या है आपका, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है क्योंकि सॉल्यूट उसमें ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब सॉल्यूट ज़्यादा, सॉल्यूट ज़्यादा मतलब सॉल्वेंट कम। अगर कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब है उसमें सॉल्यूट कम है, और इसका सीधा मतलब है उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। और कंसंट्रेशन एकदम इक्वल है तो इसका मतलब है उसमें सॉल्यूट भी उतना ही है और सॉल्वेंट भी उतना ही है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, इतना क्लियर है। आ जाइए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप, कि मान लीजिए आपने किसी सेल को, यहाँ पर ये है, आपने किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, आरबीसी नाम की सेल होती है, रेड ब्लड सेल होती है, इसको आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी क्या होता है बच्चों, कम होता है ना, कम होता है, ठीक है। और सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा से कम की तरफ पानी भागेगा, तो सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब आप सेल को रखोगे तो श्रिंक कर जाएगी। दूसरा केस ये है कि यहाँ पर सेल को रखा आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब हाइपो मतलब लेस, सॉल्यूट कम है, पानी ज़्यादा है, और सेल के अंदर पानी कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, मतलब सेल के अंदर पानी चला जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, मतलब स्वेल कर जाएगी। क्या कर जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गई, सेल श्रिंक हो गई, इसी को आप प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप जब आप किसी सेल को रखोगे तो उस सेल में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि सेल के अंदर जितना वाटर है उतना ही वाटर क्या है, बाहर भी है, ठीक है ना। जितना वाटर अंदर है उतना ही वाटर बाहर है, तो सेल पे कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तीनों सॉल्यूशन का पूरा मैथमेटिक्स मैंने आपको समझाया। अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ये प्लाज्मोलिसिस P4 प्लाज्मा, P4 प्लांट, याद रखना। प्लाज्मोलिसिस जो होता है केवल प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म जब श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल, तो वो सेल वॉल के दूर हो जाता है when placed in hypertonic solution, जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। अभी मैंने बताया आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जिसमें पानी कम होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सेल है, उसको आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही रखा तो पानी सेल के अंदर से बाहर आने लग गया और सेल धीरे धीरे सिकुड़ने लग गई, और वो पूरी बाहर की सेल वॉल से क्या हो गई, बिल्कुल ही दूर चली गई। तो इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, और ये आपकी प्लाज्मोलाइज्ड सेल बन गई, ठीक है ना। तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इसमें श्रिंक हो जाता है, मतलब जो सेल का पूरा लिविंग कंटेंट होता है वो श्रिंक कर जाता है। लिविंग कंटेंट मतलब सेल के अंदर जितने भी आपके साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जितने भी उसकी सेल ऑर्गेनेलीज हो गई, न्यूक्लियस, ये सब क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। सेल वॉल श्रिंक क्यों नहीं करती, क्योंकि ये डेड होती है, रिजिड होती है, तो इसको कौन श्रिंक कर सकता है, ठीक है। इसको पाने की कहाँ जरूरत है। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है बच्चों, ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है किसका, सेल का।
सेल का कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस होता है, इसको सेल का ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल को पूरा कंट्रोल यही करता है। डबल मेम्ब्रेन होती है ये, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलोप, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलोप, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन नहीं होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है। और इट कंटेन्स डीएनए, मतलब इसमें डीएनए होता है, और डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होती है। इसीलिए माँ बाप से जो प्रोजनी तक कैरेक्टर्स जाते हैं वो इसी डीएनए के थ्रू जाते हैं, क्योंकि इसके छोटे छोटे सेगमेंट को ही हम क्या कहते हैं, जीन्स जाते हैं। और वही जीन्स हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे आँखों का कलर हो गया, है ना, हमारे बाल स्ट्रेट है या करली है, हमारा फेस कट हो गया, हमारा स्किन कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई, ये हर एक कैरेक्टर के लिए एक अलग अलग जीन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो ये है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है ना, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर एक धागा इस तरीके से फैला हुआ होता है, डीएनए जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। तो डीएनए जब इस तरीके से फैला हुआ होता है तो उसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस या फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है इसीलिए उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस में ये जो डबल मेम्ब्रेन है, बीच बीच में ना ये स्पेस होते हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इन पोर के थ्रू ही न्यूक्लियस के अंदर अगर किसी चीज को जाना है, किसी सब्सटेंस को जाना है, तो वो इसी पोर के थ्रू अंदर जाता है और इसी पोर के थ्रू बाहर आता है। तो ये है आपका न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम क्रोमेटिन की। तो जो डीएनए होता है ना, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए जब स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ होता है किसी न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। लेकिन यही डीएनए जब इस तरीके से क्वाइल्ड हो जाता है और इस तरीके से पैक हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोजोम। तो डीएनए की जो स्कैटर्ड फॉर्म है, फैली हुई फॉर्म है, जो कि पूरी थ्रू आउट द न्यूक्लियस फैला हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। तो डीएनए का ही फॉर्म है क्रोमेटिन। और जब ये आगे जिस समय सेल डिवीजन कर रही होती है, तो उस समय ये क्रोमेटिन किसका रूप ले लेता है, क्रोमोजोम का रूप ले लेता है। तो हाईली कोइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म होती है ये डीएनए की। तो क्रोमोजोम्स आर विजिबल ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तभी ये क्रोमोजोम बनता है, उससे पहले क्रोमेटिन ही रहता है। तो क्रोमेटिन और क्रोमोजोम का मतलब डीएनए ही होता है। डीएनए अगर फैला हुआ है तो क्रोमेटिन, कंडेंस है, क्वाइल्ड है तो मतलब क्रोमोजोम्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल कितने तरह की होती हैं। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल जो है दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। अब यहां पर देखिए, एक होती है प्रोकैरियोटिक, ये है आपकी प्रोकैरियोटिक, और एक होती है आपकी यूकेरियोटिक, ठीक है ना। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकेरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो बिल्कुल बिखरा हुआ होता है, ठीक है, वो बिल्कुल मेम्ब्रेन लेस होता है। न्यूक्लियस इज अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। और उस अनडिफाइंड न्यूक्लियस को ही हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड कह देते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है यू मतलब होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पुरानी सेल्स होती हैं। यू मतलब होता है ट्रू, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, और उसमें न्यूक्लियर पोर भी होते हैं। अभी पढ़ा है ना मैंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है इनमें
मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, मतलब उनमें मेम्ब्रेन होती हैं बाहर से, ठीक है ना। तो ये है आपकी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। अब आपकी एनसीईआरटी में एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम दे रखा है जो कि एक प्रोकैरियोट्स होती है। क्या होती है? एक प्रोकैरियोट्स होती है या प्रोकैरियोटिक सेल होती है। देखो मैंने कहा ना, इसमें जो न्यूक्लियस होता है इस तरीके से बिखरा हुआ होता है, ठीक है, तो उसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइबोसोम होता है इसमें, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी होती है। बैक्टीरिया में भी होती है ना सेल वॉल, मैंने बताया था आपको। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई है, फंगाई की काइटिन की बनी हुई है ना। प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। इसी तरीके से बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। और इसमें ये देखिए आप, फ्लैजेला भी होता है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। तो एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। भाई पहला डिफरेंस तो यही है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। देखो राइबोसोम तो दोनों में ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है। किसमें? यूकैरियोटिक में। तो ये यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्लियर है? इसमें प्लाज्मिड होता है, इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं। इसमें मेसोसोम होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, ये किस में होता है? आपका यूकैरियोटिक सेल में होता है। राइबोसोम दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में होता है। क्लियर है? तो ये डायग्राम के बेसिस पे इन दोनों में इस क्या होती है, देखो सेल ऑर्गेनेलीज जो है ना, इनका अपना एक यूनिक शेप होता है और अपना एक यूनिक फंक्शन होता है। मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है उसका अपना एक यूनिक शेप होगा। सबका शेप एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग शेप होगा, और सबका फंक्शन भी एक जैसा नहीं होगा। एक यूनिक फंक्शन ये क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं ये क्या होते हैं? बेसिकली ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक यूनिक शेप होता है, अपना एक यूनिक फंक्शन होता है। उसी को हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेलीज जो है ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। मतलब कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी होंगी जिनके बाहर से सिंगल मेम्ब्रेन होगा, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, या जिनके बाहर से ऐसा भी हो सकता है कि डबल मेम्ब्रेन लगी हो, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई मेम्ब्रेन ही ना हो, मेम्ब्रेन लेस, जैसे राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल होता है जो सेल के डिवीजन में क्या करता है? हेल्प करता है जब सेल डिवाइड कर रही होती है, ठीक है। तो ये है आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपैरेटस भी इसको कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं जिनके बाहर से सिंगल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें न्यूक्लियस आ जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है और प्लास्टिड्स आ जाते हैं। और मेम्ब्रेन लेस में मैंने आपको बताया राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये हैं आपके सेल ऑर्गेनेलीज। अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है ये। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इनसाइड सेल थ्रू विच प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स मूव, ठीक है ना। ये एक नेटवर्क है, मेम्ब्रेन का एक पूरा नेटवर्क है, ठीक है ना। सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन का पूरा नेटवर्क होता है जो क्या करता है? प्रोटीन को और जो अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है उसको सेल के अदर पार्ट्स में भेजने का काम करता है। मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहा है वहां से अलग, ठीक है ना। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन कहां जाएगा? गोल्जी एपैरेटस तक जाएगा, तो उसको वहां तक भेजने में कौन हेल्प करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, जिसको शॉर्ट में हम ER कहते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है RER और एक होता है SER। RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप हो गए किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। नाउ अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसमें बेसिकली हेल्प कर रहा है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। प्रोटीन के सिंथेसिस में ये क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कौन करा रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप बोलोगे सर प्रोटीन सिंथेसिस तो आपने बोला राइबोसोम कराता है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसकी सरफेस पर ही राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। तो राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सरफेस पर इस तरीके से राइबोसोम अटैच होते हैं और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं सेल की, ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल्स कौन है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स किस पर होता है, अगर हम इनडायरेक्टली बोलें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है, और लेकिन हम डायरेक्टली बात करें तो राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है, क्योंकि राइबोसोम किस पर लगे हुए होते हैं, अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे हुए होते हैं। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बच्चों लिपिड्स सिंथेसिस, जैसे RER क्या करा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है, तो ये किस में हेल्प कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। और इसमें राइबोसोम क्या होते हैं बच्चों, एब्सेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो SER में कोई राइबोसोम नहीं होता। तो SER लिपिड सिंथेसिस और RER प्रोटीन सिंथेसिस। आपको मैंने पढ़ाया था ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, फास्फोलिपिड की। तो प्रोटीन और लिपिड बनाने का यहां पर काम कौन करा रहा है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये देखिए आप, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए आप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ये ऊपर वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा सेल है, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दिखता है। अब हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी। अब देखो गोल्जी एपरेटस जो है इसको हम ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था सेल के अंदर सबसे पहले, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको हम क्या कह देते हैं, गोल्जी एपरेटस कह देते हैं, ठीक है। नाउ अब जो गोल्जी एपरेटस है वो तीन तरह की चीजें कर रहा है सेल के अंदर। एक मॉडिफिकेशन का काम कर रहा है, एक पैकिंग का काम कर रहा है, एंड अनदर वन इज ट्रांसपोर्टेटिंग, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टिंग। तो ट्रांसपोर्टिंग का भी यही काम कर रहा है। अब किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको पैकिंग कर रहा है। मान लीजिए जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब प्रोटीन आता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड कहां जाता है, गोल्जी बॉडी के अंदर जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाता है। और गोल्जी बॉडी उसको क्या करता है, उस प्रोटीन और उस लिपिड को क्या कर देता है, ये मॉडिफाई कर देता है। तो हो रहा है ना यहां पर मॉडिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड गोल्जी एपरेटस, ठीक है ना। तो इट मॉडिफाइज प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड को ये क्या कर रहा है, मतलब और भी सब्सटेंसेस हैं जिनको ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और उसके बाद कहां भेज देता है, इनको टारगेट सेल तक भेज देता है, ठीक है ना। उनको मॉडिफाई करता है, उनकी अच्छे से पैकिंग करता है, और पैकिंग करने के बाद थोड़ी देर स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है, मतलब ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी गोल्जी बॉडी कर रही है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन आपको तीनों पता होने चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करके उसको पैक करता है, पैकिंग के बाद उसको स्टोर, और उसके बाद जहां भी टारगेट, जिस भी डेस्टिनेशन तक उसको भेजना है वहां इसको क्या कर देता है, पूरी सेल में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो वहीं से प्रोटीन और लिपिड हमारे अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका गोल्जी का काम, ठीक। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की, ठीक है ना। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल होती है, ऑर्गेनली होती है, दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। किसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोसोम में। ये टाइनी स्फेरिकल शेक होता है, ठीक है ना, टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं,
ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, सेक लाइक टाइनी स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि ये डैमेज सेल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपनी ही सेल को खा लेता है जब सेल डैमेज हो जाती है, ठीक है ना, जब सेल डैमेज होने की सिचुएशन में कंडीशन में आ जाती है और इसको लगता है कि सेल अब कोई काम की नहीं, तो ये अपनी सेल को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन डेड सेल को या डैमेज्ड सेल को, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर किसकी वजह से होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से होता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं सेल का, ठीक है ना। तो लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या होते हैं भाई, स्टोरेज का काम कर रहे हैं, किसका, वाटर का, प्रोटीन का, मिनरल्स का, है ना, फूड का, ठीक है। और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होती है ये सेल की, दैट आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में भी होती है ये और यूकैरियोट्स में भी होती है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो प्लांट सेल होती है ना, जो प्लांट सेल होती है ना, उन प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, बिगर होती हैं, ठीक है ना। और एनिमल सेल में ये क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। तो प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, एनिमल सेल के जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं। और स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड प्रोटीन, जो इसेंशियल सब्सटेंसेज हैं उनको भी ये क्या करती है, स्टोर करती है अपने अंदर, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल होती हैं ये, ठीक, प्लांट में बड़ी होती है, एनिमल में छोटी होती है, बस इतना आपको यहां से रखना है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोट वो सेल जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां जा सकते हैं और वहां से उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका वैक्यूल्स, ठीक। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना, इनके बाहर से ना डबल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। तो P4 प्लास्टिक, P4 प्लांट आपको याद रखना, क्योंकि ये केवल और केवल प्लांट में ही होती है, एनिमल सेल में नहीं होता है प्लास्टिड, ठीक है ना। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, विच आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। एल्गी, कुछ एल्गी और प्लांट्स में तो ये होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिड है। अब आपने देखा होगा ना, आपने रंग बिरंगे पेड़ पौधे देखे होंगे, है ना, किसी पर रेड कलर का फ्लावर देखा होगा, किसी का येलो कलर का फ्लावर देखा होगा, ग्रीन कलर के फ्रूट्स देखे होंगे, रेड कलर के फ्रूट्स देखे होंगे, है ना, येलो कलर के फ्रूट्स देखे होंगे। तो ये जो कलरफुल वर्ड है पूरे प्लांट का ना, तो उसमें जो ये कलर्स हैं ये किसकी वजह से होती हैं, तो आई वुड लाइक टू से यू, ये प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं, क्योंकि उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ना बच्चों, प्लास्टिड भी यहाँ पर 3 टाइप्स का है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। सबसे पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। अब सर क्लोरोप्लास्ट का नाम तो हमने सुना है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हम पहली बार सुन रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि अभी आप 9th में है, ठीक है। तो जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड है, जो कि फ्लावर्स में अलग अलग तरह के आप कलर्स देखते हो ना, अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स के कलर्स आप देखते हो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको वर्ड का मतलब होता है कलरलेस, तो जो कलरलेस प्लास्टिड होता है उसको ल्यूकोप्लास्ट हम कहेंगे। ये फूड को सिंथेसिस और स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना, सिंथेसाइज और स्टोरेज करता है किसका, फूड का। अब ये 3 टाइप का होता है, यहां पर देखिए ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप का होता है, 3। पहला है आपका एनाइलोप्लास्ट, दूसरा है आपका एलायोप्लास्ट और तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट। तो एलायोप्लास्ट क्या है, देखो एनाइलोप्लास्ट क्या है, ये स्टार्च को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। एलायोप्लास्ट क्या करता है, ये फैट का स्टोरेज करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। और एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ये प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है ना। तो ये तीनों फूड में ही होते हैं, ऑब्वियसली स्टार्च इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन तीनों के स्टोरेज के लिए ये तीनों अलग अलग तरह के ल्यूकोप्लास्ट हो गए। थर्ड है आपका क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल है ये, इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, ठीक है ना, जिसकी वजह से प्लांट्स हरे दिखते हैं आपको। तो
प्लांट्स की अगर आपको हरे कलर के अलावा कोई भी फ्लावर दिख रहा है या कोई भी प्लांट दिख रहा है अदर देन ग्रीन के अलावा, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। लेकिन अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और क्लोरोप्लास्ट प्लांट की वो साइट है, वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। कहां पर? क्लोरोप्लास्ट पर। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक, अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। अभी माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन होती है इस पर, देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका यहां पर डायग्राम भी ले लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं माइटोकॉन्ड्रिया से तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए जरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें आपको एक बाहर की मेम्ब्रेन दिख रही है और एक अंदर की मेम्ब्रेन दिख रही है। अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये डीप इन होल्डिंग शो करती है। मतलब ये ना इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको इस पे दिख रही होंगी, अंदर मुड़ी हुई, अंदर की तरफ ये क्या है? फोल्ड है। तो ये जो फोल्ड स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं बच्चों हम क्रिस्टी। क्या बोलते हैं हम इनको? क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है ये। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन जो एयर की प्रेजेंट में होता है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। 10th में जाओगे तो वहां पर डिटेल से पढ़ोगे, तो इसकी वजह से ही एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है ना, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी लगता है। एनर्जी कहां से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस है सेल का। सेल का क्या है? ये एनर्जी हाउस है, ये पावर हाउस है ये। तो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इट हैज डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको? इसमें डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना, समझ आया? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जो पिछली स्लाइड में मैंने पढ़ाया, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपना आरएनए होता है। ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं, सेमी ऑटोनोमस होते हैं, इनके पास अपना डीएनए आरएनए सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है। इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इट हैज डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। और इसमें जो एनर्जी बनती है किसकी फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। एंड एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन, you can write adenosine. T stands for triphosphate, P stands for phosphate. ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर है? तो एटीपी की फॉर्म में यहां पर एनर्जी बनती है। ठीक है ना, तो पूरी सेल को एनर्जी कौन दे रहा है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। ठीक है, राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम्स मैंने पहले भी आपको बताया, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं ये सेल की, क्योंकि यहाँ पर इससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने जो बताया उसकी ये सरफेस पर लगे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं। मेम्ब्रेन लेस होते हैं क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। और कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। एंड यूकैरियोटिक सेल्स, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक सेल की जो साइटोप्लाज्म है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब में भर भर के क्या होते हैं? आपके राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस में क्या करते हैं? उसके लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब सेल अपने को कैसे डिवाइड करती है। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन, है ना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पुरानी सेल से एक नई सेल बनती है, उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल को अगर अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो सेल डिवीजन यहां पर दो तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो ऑफस्प्रिंग बनती है। कितनी ऑफस्प्रिंग बनती है? दो ऑफस्प्रिंग बनती है, दो प्रोजेनी बनती है, दो संतान बनती है, दो सेल बनती है, दो डॉटर सेल बनती है। ठीक है ना, तो जो डिवाइड हो रही है वो पेरेंट सेल होती है या मदर सेल होती है, और डिवाइड होकर के जो बन रही है वो डॉटर सेल होती है। ठीक है, तो यहां पर और मियोसिस में क्या होता है बच्चों? एक सेल से चार सेल बनती है।
कितनी प्रोजेनी बनती है इसमें? 4 प्रोजेनी बनती है, 4 सेल बनती हैं, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस का ये कॉन्सेप्ट है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि जब सेल माइटोसिस को करती है ना, जब सेल माइटोसिस को करेगा तो क्रोमोजोम्स के जो नंबर होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता है। मान लीजिए माइटोसिस का मतलब एक सेल है और एक से कितनी सेल बन गई? 2 सेल बन गई, क्योंकि मैंने बताया इसमें 2 बनेंगी। अब मान लो इसमें क्रोमोजोम का नंबर है 20, इस सेल में क्रोमोजोम कितने हैं? 20। तो जो इसकी डाउटर सेल, देखो ये पेरेंट सेल है या मदर सेल है और ये डाउटर सेल है, तो इसमें भी 20 ही बनेगी। इसमें भी कितनी बनेगी? 20 ही बनेगी और इसमें भी 20 ही बनेगी। तो इसमें भी क्रोमोजोम 20 है और जो इससे नई 2 सेल बनी है उसमें भी 20 है। तो इसको बोलते हैं हम माइटोसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? माइटोसिस। अब जो मियोसिस है इसमें क्रोमोजोम्स के जो नंबर होते हैं वो आधे हो जाते हैं। हालांकि इससे एक से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, 4 सेल बनती हैं, 1 2 3 एंड 4। मान लो यहां पर क्रोमोजोम नंबर है 12, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6। इसमें भी कितने हो जाएंगे? 6। इसमें भी कितने हो जाएंगे? 6। और इसमें भी कितने हो जाएंगे? 6। तो यहां पर क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाता है आपका? हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। तो ये जो मियोसिस की प्रोसेस है ये रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। और जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस समय ये मियोसिस होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी गैमीट सेल में ही होता है। और जो सोमेटिक सेल होती है, मतलब जो इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, जैसे आपकी लिवर की सेल, हार्ट की सेल है ना, किडनी की सेल्स, मसल्स की सेल्स, ब्लड सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं आपकी बॉडी की, सेक्स सेल को छोड़ करके, वो सब सोमेटिक सेल होती हैं और उनमें माइटोसिस होता रहता है। लेकिन मियोसिस किस में होता है? गैमिट में होता है। जैसे मेल गैमिट स्पर्म होता है, फीमेल गैमिट ओवम होता है, तो इनमें क्या होता है? मियोसिस होता है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस मैंने जस्ट अभी आपको बताया, दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स। अब सोमेटिक सेल्स क्या होती है? जस्ट मैंने अभी बताया ना, सेक्स सेल को छोड़ करके जितनी भी सेल्स है आपकी बॉडी की, दैट इज कॉल्ड सोमेटिक सेल। और इनमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। मतलब एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 से फिर 4, मतलब डबल डबल होता रहेगा, ठीक है ना भाई। 1 से 2 होगी तो 2 से 4 हो गया, 4 से 8 होगा, ठीक है। इसमें और मियोसिस में क्या होता है? ये गैमिट सेल में होती है, जैसे स्पर्म और ओवम में होती है, ठीक है ना, गैमेटिक सेल्स में होती है, ठीक। इसमें 2 डाउटर सेल्स बनती है, इसमें 4 डाउटर सेल बनती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिमेन्स डिप्लॉयड इन डाउटर सेल्स, ठीक है ना। इसमें डिप्लॉयड होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, और इसमें क्या होता है बच्चों? हैप्लॉयड होता है, ठीक है ना। हैप्लॉयड का मतलब क्या और डिप्लॉयड का मतलब क्या? भाई यहाँ पे डिप्लॉयड, जैसे इसमें क्रोमोजोम में कोई चेंज नहीं आता है, जैसे 12 है तो जो डाउटर सेल बनेंगी उसमें भी 12 क्रोमोजोम ही होंगे, लेकिन इसमें अगर 12 है तो जो डाउटर सेल होंगी उसमें 6 बच जाएंगी, हैप्लॉयड हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक। तो माइटोसिस जो होता है ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, रिपेयर हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, जैसे बॉडी की किसी पार्ट को चोट लग गई, अब जब चोट लगेगी तो उस पार्ट की सेल्स डैमेज हो जाएंगी ना, तो वहां पर फिर सेल फिर अपने को डिवाइड करेगी, नई सेल बनेंगी कि नहीं बनेंगी, तो फिर वो पार्ट हमारा रिपेयर होगा, है ना। जब उसका घाव भरेगा तो जब वो रिपेयर होगा तो उसमें जब नई सेल्स पूरी तरीके से आ जाएंगी तो फिर वो पार्ट सही हो जाता है, तो वहां पर माइटोसिस की द्वारा होता है वो। अब जो मियोसिस है, मियोसिस नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस जरूरी है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस। अभी क्रॉसिंग ओवर क्या है ये अभी आप यहां पर मत समझिए, बस ये समझ लीजिए कि जो क्रॉसिंग ओवर है डज नॉट टेक प्लेस, यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस में होता है। तो इस पॉइंट को अगर आप चाहो तो कट भी कर सकते हो यहां से, और फर्स्ट 1 2 3 4 फर्स्ट के जो 4 पॉइंट्स है इनको आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का वीडियो। तो आज मैं आपको बता दूं ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, इसके बाद है आपका टिश्यू, वो भी आपके सामने जल्दी से आ जाएगा। अगर आप 9th के बच्चे हो, 9th के स्टूडेंट हो, या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर रहे हो, तो आप देखो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ती है, तो यहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और अगर आपने चैनल को अभी तक, अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको शेयर